हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। तो गाइस, इसरो यूआरएससी का जो आंसर की आया है, ठीक है, उसका ये ऑफिशियल पेपर है। इसको मैं फुल एनालिसिस करने वाला हूँ इस वीडियो में एंड आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, कौन सा जो क्वेश्चन है गलत है, ठीक है। तो ये जो कॉपी है आपके सामने, आपको लेके बैठिए एंड इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा फुल सॉल्व मैं आपको करा दूंगा, तो उसको नोट डाउन कीजिए। तो पहले वाला जो क्वेश्चन इधर में देख सकते हैं, इधर में आया है द पर्पस ऑफ the dash is to connect or disconnect the various mechanism to the power source। तो पावर ट्रांसमिशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, बोला है कौन सा पावर ट्रांसमिटिंग यूनिट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं एंड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ड्राइवर एंड ड्रिवन यूनिट को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लच हो जाएगा। क्लच ऐसा एक यूनिट है जो ड्राइवर यूनिट को स्टॉप नहीं करके ड्रिवन यूनिट को एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। लेकिन एक क्लच है जो इसका विपरीत कैरेक्टर है, ठीक है, वो है डॉग क्लच। डॉग क्लच को हमेशा हम ऑपरेटिंग एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए जो ड्राइवर एंड ड्रिवन यूनिट है उसको स्टॉप करना पड़ता है। लेकिन उसको छोड़ के जो दूसरा क्लच है, ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर यूनिट को हमको स्टॉप करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्लच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड यही दिया है करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए स्कूटर जिसका वर्थ है 50,000 insured at a cost of 4,000, how much will it cost to insure a vehicle worth 40,000 for 2 years at the same rate? ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकलेंगे? तो इस क्वेश्चन में जो बोलना चाह रहे हैं कि एक स्कूटर है जिसका प्राइस क्या है, जिसका प्राइस है 50,000 रुपया एंड इसके लिए आपका ईयरली इंश्योरेंस भरना पड़ता है 4,000, ठीक है। तो एक और स्कूटर है, एक ही इंटरेस्ट से लिया हुआ है, लेकिन उस स्कूटर का प्राइस है 40,000, तो इसी के लिए 2 इयर्स में कितना इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के लिए तो देखिए दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेम है। तो पहले हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 50,000 स्कूटर के लिए क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो हमका जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का I इक्वल्स टू PTI/100, इसमें से आपका आई को निकालना है, स्मॉल आई को निकालना है। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा 100 इंटू कैपिटल आई, जिसमें कैपिटल आई है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पी इंटू टी, ठीक है। जिधर में आपको 100 को 100 ही छोड़ना पड़ेगा एंड आई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये है 4,000, तो इधर में 4,000 आपको लिखना पड़ेगा एंड प्रिंसिपल जो है 50,000, इधर में 50,000 आ जाएगा, ठीक है। एंड नीचे में टाइम जो है 1 ईयर्स, पहले वाला केस के लिए 1 ईयर्स है। तो इधर में आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। इधर में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 8%, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% आ गया है। अब आपका दूसरा केस में कितना आपको इंश्योरेंस भरना पड़ेगा 2 ईयर के लिए वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसी के लिए आप पहले जो फॉर्मूला है यही लगाइए, I इक्वल्स टू PTI बटे 100, ठीक है। एंड इधर में आपको अभी आपका प्रिंसिपल जो है 40,000, तो इधर में 40,000 आपको बैठना पड़ेगा, 40,000 जो है आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम बोला है 2 इयर्स, 2 इधर में पुट करना है एंड आई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8 मिल गया है एंड नीचे में 100 आपको लिखना पड़ेगा। तो 100 में इधर के 0 आप काट लीजिए, तो इधर में आ जाएगा ऊपर में 400 इंटू 16, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करने से आपको आ जाएगा क्या 6,400, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए में आपको दिखाई देगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड फॉर जनरल पर्पस ड्रिलिंग वर्क। तो जनरल पर्पस ड्रिलिंग वर्क के लिए, तो देखिए जनरल पर्पस के लिए जो ड्रिल हम इस्तेमाल करते हैं वो टाइप एन, ठीक है। इधर में आप फॉलो कीजिए, द टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड फॉर जनरल पर्पस ड्रिलिंग वर्क इज टाइप एन एंड टाइप एन फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए, टाइप एच जो है वो हार्ड एंड टेनियस मटेरियल के लिए एंड टाइप एस जो है फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा एंड इसी क्वेश्चन जो आया है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी में है टाइप एन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फॉलोइंग गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट मोशन एंड पावर बिटवीन पैरेलल शाफ्ट। तो देखिए पैरेलल शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है स्पार्क गियर
और हेलिकल गियर, ठीक है। ये दोनों गियर ही पैरेलल शेफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बीवेल गियर जैसे कि एंगुलर शेफ्ट के लिए बीवेल गियर 90 डिग्री में भी पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल में भी पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, 90 डिग्री के कम एंगल में भी पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बीवेल गियर का जो आंसर आता है, बीवेल गियर एंगुलर शेफ्ट को कनेक्ट करते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। रैक एंड पिनियन का जो आंसर आता है, रैक एंड पिनियन जो है वो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में और लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है, डायल टेस्ट इंडिकेटर में रैक एंड पिनियन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड इधर में रैक एक गियर माना जाता है, इंटरनल गियर का एक पार्ट है जिसका रेडियस इनफाइनाइट रेडियस होता है। एंड पिनियन जो है स्मॉल जो स्पार गियर होता है उसी को हम पिनियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार के रूप में ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम फोकस करेंगे। उधर में बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को इधर में हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एंड इधर में बोला है राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल है वो है ऑफ सी। तो इधर में आपको राइट एंगल का सी आ जाएगा। तो इधर में आपको एक को ए देना पड़ेगा एंड एक को बी देना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इधर में बोला है ए बी का वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, इधर में बोला है ए बी का वैल्यू है 50। तो ए बी का जो लेंथ है, ए बी जो भुज है उसका लेंथ है 50 mm। एंड जो एंगल है बी, एंगल वैल्यू जो है बी का वो है 60 डिग्री। तो इधर में आ जाएगा एंगल ऑफ ए आ जाएगा आपको 30 डिग्री, ठीक है, वो आ जाएगा। इधर में बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बीसी। तो बीसी का लेंथ क्या है, ये जो ट्रायंगल आया है इस ट्रायंगल का जो बेस है उसका लेंथ क्या है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए बेस बटे हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इधर में कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री आया है कॉस थीटा का वैल्यू। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा 50 कॉस 60 डिग्री। एंड इधर में cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री का वैल्यू है हाफ, ठीक है। तो हाफ से 50 को काटने से आपको आ जाएगा 25। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो BC है, जो बेस है, इसका जो लेंथ है वो आ जाएगा 25 mm। तो ऑप्शन बी में 25 ही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इंटरलॉक्ड एयर बबल एंड पॉकेट, ठीक है। बोला है द इंटरलॉक्ड एयर बबल एंड पॉकेट इन द हाइड्रोलिक पाइप लाइन्स इज एंड कंपोनेंट इज कॉल्ड। तो देखिए हाइड्रोलिक पाइपलाइन जो है उसके अंदर जो छोटा छोटा बूंद रहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैविटेशन, ठीक है। ये जो कैविटेशन है एक क्या कर सकते हैं, ये पाइपलाइन के लिए डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए पाइपलाइन में हमिंग आवाज साउंड जो है वो क्रिएट हो सकता है। एंड पाइप जो फिटिंग से पाइप जो है उसके ऊपर करोशन इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसका जो लाइफ स्पैन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैविटेशन। तो द इंटरलॉक्ड एयर बबल एंड पॉकेट इन द हाइड्रोलिक पाइपलाइन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कैविटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। बोला है एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका डेजिग्नेशन है द परमानेंट व्हिच शो द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। तो एक ग्राइंडिंग व्हील को हम जानते हैं, ग्राइंडिंग व्हील जो है 5 चीजों से ग्राइंडिंग व्हील को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है टाइप ऑफ एब्रेसिव, उसके बाद ग्रेन साइज, उसके बाद ग्रेड, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉन्ड, ठीक है। तो इधर में बोला है जो ग्राइंडिंग व्हील का जो स्ट्रेंथ जो है वो किसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेड जो है, ग्रेड आपका ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो ग्रेड जो है वो 3 टाइप्स होता है, ठीक है, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। सॉफ्ट ग्रेड जो है वो ए से लेके H तक जो है सॉफ्ट ग्रेड को इंडिकेट करता है। I से लेके P जो है वो मीडियम ग्रेड को इंडिकेट करता है। एंड Q से लेके जो Z है वो हार्ड ग्रेड को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पाइप बेंट टू 90 डिग्री, एक पाइप जो है 90 डिग्री में बेंट हुआ है विथ मीन रेडियस, जिसका मीन रेडियस है 100 mm। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कार्व पोर्शन। तो कार्व पोर्शन का लेंथ क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस जो क्वेश्चन आया है इसको कैसे सॉल्व करना है पहले देख लो, ठीक है। मान लो एक पाइप है,
मान लो ऐसा करके कोई पाइप है, ठीक है, ए पाइप ऐसा जा रहा है, ठीक है, एंड इधर से ये पाइप ऐसे करके बेंड हुआ है 90 डिग्री में, इसका चेंज हुआ है, बेंड हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा ये जो बेंड पोर्शन है, ठीक है, ये जो बेंड पोर्शन इधर से लेके इधर तक ये जो बेंड हुआ है, इसी पोर्शन का लेंथ क्या है ये आपको निकालना पड़ेगा, जो एरो के माध्यम से मैं आपको दिखाई दे रहा हूं इधर में ए नाम से, ठीक है। तो इस बेंड का लेंथ क्या है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो एंड देखिए इधर में एक आपको ये जो एक न्यूट्रल एक्सिस जाएगा इधर से, जो इंटरनल पोर्शन से एक न्यूट्रल एक्सिस जाएगा इधर में ऐसे करके एक न्यूट्रल एक्सिस जाएगा, ठीक है। एंड मान लो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस का रेडियस मान लो ए आर है। तो ये जो बेंड लेंथ है इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1/4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। इधर में कैपिटल आर लिख लो, ठीक है, 2 पाई आर। तो इधर में क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 2, इधर के पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 3.14, हम लोग तो जानते हैं। एंड ये जो बोला है मीन रेडियस ये बोला है वो है 100 बोला है, ठीक है। तो इधर से कैलकुलेशन करने से इधर से 4 से लेकर 2 को काटो, इधर में 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड इधर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 314 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, ठीक है, नीचे आ जाएगा 2। तो इधर से काटने से आपको जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 157, आपको सिंप्लीफाई करने से इधर में आ जाएगा 157, ठीक है। तो 157 अप्रॉक्स जो है 157.08, क्योंकि इधर में 3.14 जो है 3.1416, अगर इधर में आपको 3.1416 आपका वैल्यू इधर में आएगा तो ये जो करेक्ट आंसर 157.08 आपका आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में आप एग्जामिनेशन हॉल में क्योंकि आपको कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, इसी के लिए आपको राउंड फॉर्म में, जितना राउंड फॉर्म में, ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन हैजर्ड जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं 3.14 लेके काम किया हूं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 157.08 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टू गेट द रिम्ड फिनिश साइज द ड्रिल्ड होल साइज शुड बी डैश रिमार साइज। तो मान लो रिमार एंड ड्रिल से एक होल क्रिएट करना है, तो ड्रिल का काम है होल को क्रिएट करना एंड रिमार का काम है होल को फिनिश करना। तो पहले ड्रिल को चलाना पड़ता है एंड ड्रिलिंग होल को फिनिश करने के लिए रिमार को चलाना पड़ता है। तो ड्रिलिंग करने के बाद रिमिंग करने के लिए अगर कोई अलाउंस नहीं बचा हुआ है तो आपका होल जो है वो फिनिश नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ड्रिल होल को आपको फाइनल साइज है जो है उससे आपको कम बनाना पड़ेगा। ऐसे करने से क्या होगा, रिमिंग करने के बाद जो फाइनल डायमेंशन है वो बन जाएगा। तो इसी के लिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा स्मॉलर देन, जो आपका ड्रिल साइज होगा वो स्मॉलर साइज होगा रिमिंग साइज के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद बोला है व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट विल यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2050 ईयर है 2 ईयर, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, इंटरेस्ट पर एनम क्या है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपको पूछा है। तो देखो ये प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे करना है, आपका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर n, n का मतलब है ईयर, माइनस P, ठीक है, इक्वल्स टू है आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इधर से आपको P अगर कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 माइनस 1, ठीक है, ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू I। तो इधर में हम बीच का जो पोर्शन है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस R का जो वैल्यू है, R का वैल्यू है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इधर में 5 पुट करना है, नीचे 100 रह जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इधर में देखिए 5 से 100 को काटने से इधर में 20 आ जाएगा। तो 20 इधर जो कैलकुलेशन है इधर में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे 20 टू दी पावर 2। तो इधर में आ जाएगा 21 बटे 20 उसका स्क्वायर, तो इधर में क्या आ जाएगा 441 बटे 400, ठीक है। एंड देखिए इधर में एक माइनस था, इधर में माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो पोर्शन है इसका आ जाएगा ऊपर में 41 बटे 40, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो टोटल पोर्शन है, इसका वैल्यू हम अभी पुट करेंगे, तो P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पोर्शन का जो वैल्यू आया है 41 बटे
40, ठीक है, 41/40 है, इजिकल टू है आई। तो आई का वैल्यू क्या बोला है, आई का वैल्यू बोला है 2050, आई का वैल्यू इधर में बोला है 2050। तो P इक्वल्स टू जो है 2050 इंटू 40/41, ठीक है। तो इधर में आपको एक जो पोर्शन है इसको कैलकुलेशन करने से क्या आ जाएगा, 5 से कटेंगे तो इधर में 5 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इधर में 40, इधर में देखिए 40 नहीं है, ठीक है, इधर में 400 था, इधर में 400 था, ठीक है, इधर में 400 था, तो इधर में 400 आ जाएगा। तो इधर में ऊपर में कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 2000, जो ऑप्शन एक 0 और आएगा, तो ऑप्शन बी में जो आपको दिखाई देगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है जिसके बारे में एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है, उसका आंसर आ जाएगा क्या, 20,000, ठीक है, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्टीलाइट इज द टूल मटेरियल एंड इज ए। तो स्टीलाइट कैसे टाइप का टूल मटेरियल है, नॉन फेरस मटेरियल है, एंड इसके साथ कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो क्या है एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, काटिंग टूल मटेरियल जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि आप इधर में देख सकते हैं, फेरस टूल मटेरियल, नॉन फेरस टूल मटेरियल एंड नॉन मेटालिक काटिंग टूल मटेरियल, ठीक है। एंड फेरस टूल मटेरियल का अंदर जो आता है, जैसे कि मान लीजिए हाई कार्बन स्टील एक फेरस टूल मटेरियल है, जिसका एक इंग्रेडिएंट है फेरस, ठीक है। टूल स्टील जो है वो एक आता है आपका फेरस ग्रुप में, ठीक है। हाई स्पीड स्टील जो है, जो ड्रिल का जो काटिंग टूल मटेरियल है, ठीक है, तो उसमें भी वो एक फेरस ग्रुप का काटिंग टूल मटेरियल है, ठीक है। नॉन फेरस मटेरियल का जो अंदर क्या क्या आता है, नॉन फेरस मटेरियल का अंदर आता है, जैसे कि मान लीजिए टंगस्टेन, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, स्टीलाइट जो है वो आता है नॉन फेरस ग्रुप में, ठीक है। एंड कार्बाइड, ठीक है, इधर में देखिए कार्बाइड जो है ये भी एक नॉन फेरस मटेरियल ग्रुप में आता है, ठीक है। एंड इसके साथ एक पॉइंट और भी आपको नोट डाउन करना है, ये जो नॉन मेटालिक मटेरियल जो है उसके अंदर क्या आता है, जैसे देखिए These tool material are made of non metals, जैसे कि सेरामिक। तो सेरामिक जो है एक नॉन मेटेरियल ग्रुप के अंदर आता है। तो आपको तीनों जो इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फेरस मटेरियल क्या है, नॉन फेरस मटेरियल क्या है, एंड नॉन मेटालिक काटिंग टूल मटेरियल क्या है, ठीक है। एंड उसी के हिसाब से, उसी के आधार के ऊपर से हम जो ये जो क्वेश्चन आया है इसका आंसर कर सकते हैं। स्टीलाइट जो है वो किसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है आइडेंटिफाई द टूल। ये जो टूल आपको दिखाई दिया है इसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये है एक हुक स्पैनर है, ठीक है, ये जो टूल है एक हुक स्पैनर है, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द सरफेस रफनेस एक्सप्रेस्ड फॉर लैपिंग प्रोसेस। तो लैपिंग प्रोसेस के लिए जो सरफेस रफनेस एक्सप्रेस होता है, ठीक है, तो देखिए म्यू एम का मतलब क्या है, म्यू एम का वैल्यू मतलब है माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोन, ये म्यू का मतलब है माइक्रोन। इस माइक्रोन का मतलब क्या है, अगर 1 मिलीमीटर को आप 1000 पार्ट से डिवाइड करते हैं तो उस 1000 भाग के हिस्से के एक पार्ट होता है 1 म्यू, ठीक है। म्यू का मतलब है माइक्रोन। तो मान लीजिए एक जो मिलीमीटर है उसका 1000 पार्ट का एक पार्ट है 1 माइक्रोन, ठीक है। तो इधर में जो चारों ऑप्शन है उसी के हिसाब से जो करेक्ट आंसर आपको बन जाएगा वो है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.012 से लेके 0.16 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद म्यू एम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वी ब्लॉक के बारे में एक क्वेश्चन बोला है ए वी ब्लॉक है जिसका नॉमिनल लेंथ है 80 मीटर। देखिए ये जो लेंथ है वी ब्लॉक, मान लीजिए एक वी ब्लॉक है, ठीक है, इसको चीजों को पहले अच्छा करके क्लियर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चन ना आ जाएगा, अपने आप ही आपको आ जाएगा, क्योंकि चीजों को अच्छे से क्लियर करने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा बन जाएगा। एंड अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा तो क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो ये एक वी ब्लॉक है, एंड ये जो वी ब्लॉक है इसका जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है ये है वी ब्लॉक का लेंथ, ये लेंथ जो है ये है इसका नॉमिनल लेंथ। एंड ये इसका वी ब्लॉक को आप अच्छे से देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं वी ब्लॉक के ऊपर में एक लार्जेस्ट डायमीटर जॉब हम होल्ड कर सकते हैं एंड नीचे में स्मॉलेस्ट डायमीटर जॉब हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए हो जाएगा ए लार्जेस्ट डायमीटर एंड ए जो हो जाएगा इसका मिनिमम डायमीटर एंड ए हो जाएगा इसका लेंथ, ठीक है। ये है वी ब्लॉक का लेंथ। एंड उसके बाद वी ब्लॉक का ग्रेड होता है, जैसे कि वी ब्लॉक का ग्रेड होता है ग्रेड ए एंड ग्रेड बी।
ठीक है। ग्रेड ए भी ब्लॉक जो है वो हाई क्वालिटी स्टील से मैन्युफैक्चर होता है, एंड ग्रेड बी ब्लॉक जो है वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चर होता है, जिसका स्टैंडर्ड लेंथ है 300 मिलीमीटर। ए तो आप जानते ही है। अब आते हैं इधर में बोला है ए भी ब्लॉक जो है जिसका स्टैंडर्ड लेंथ है 80 mm। जिस भी ब्लॉक जो कैपेबल है क्लैंपिंग वर्क पार्ट हैविंग, जिसका डायमीटर स्मॉल डायमीटर जो है 10 मिलीमीटर एंड लार्जेस्ट डायमीटर जो है 50 मिलीमीटर, ठीक है। एंड उसका मैच पेयर है जिसका ग्रेड है ए। एंड ए जो भी ब्लॉक आपके सामने जो डिस्क्रिप्शन आया है, इसको भी ब्लॉक को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन कैसे आएगा। तो देखिए भी ब्लॉक को स्पेसिफाई करने का जो रूल्स है, वो पहले भी ब्लॉक का जो नॉमिनल लेंथ वो आती है, उसके बाद भी ब्लॉक का जो मिनिमम जो आप डायमीटर का जो जॉब होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि भी ब्लॉक जो है सिलिंड्रिकल जॉब को होल्ड कर सकते हैं। तो अगर सिलिंड्रिकल जॉब है तो इसका डायमीटर होगा, तो मिनिमम डायमीटर पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैक्सिमम डायमीटर, एंड उसके बाद उसका ग्रेड जो है उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड उसके बाद उसका आईएस जो कोड है उसको आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो सही फॉर्म में लिखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द पर्पस ऑफ शेपिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू मेक द रन कॉन्सेंट्रिक विद द शाफ्ट एक्सिस। तो देखिए शाफ्ट एक्सिस के हिसाब से ग्राइंडिंग व्हील को प्रॉपर जो शेपिंग करना के जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रूइंग, ठीक है। एंड ग्राइंडिंग व्हील अगर ग्लास लाइक अपीयरेंस हो जाता है, जिसके कारण ग्राइंडिंग व्हील का काटिंग एक्शन जो है वो फंस जाते हैं और हट जाते हैं, घट जाते हैं उसका काटिंग एक्शन, उसको हम बोलते हैं ग्लेसिंग। तो अगर ग्राइंडिंग व्हील को रिकंडीशनिंग करना है, ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस है, एक जो प्रोसेस है ग्राइंडिंग व्हील का शेप जो साइज जो है, ग्राइंडिंग व्हील जिस एक्सिस के हिसाब से रोटेट करते हैं उसी एक्सिस के हिसाब से उसको प्रॉपर बैलेंसिंग, उसको कॉन्सेंट्रिक करने का जो प्रोसेस है उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रूइंग, ठीक है। तो इसी के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंड ये ट्रूइंग करने के लिए हमका जो ड्रेसर का इस्तेमाल होता है वो एक स्टार लाइक ड्रेसर, जिसको दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, एक स्टार लाइक ड्रेसर जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टाइप ऑफ थ्रेड मोर सुइटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मोशन और पावर। तो मोशन और पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर थ्रेड और ट्रापेजॉइडल थ्रेड। एंड ये जो स्क्वायर थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड एंड ट्रापेजॉइडल थ्रेड के अगर कंपेयर कर सकते हैं आप, तो देखेंगे ये जो ट्रापेजॉइडल थ्रेड है स्क्वायर थ्रेड से उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। जैसे कि स्क्वायर थ्रेड का एग्जांपल है, जानते हैं आप स्क्वायर थ्रेड जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भाइस जो है, भाइस का जो स्पिंडल है उसमें हम स्क्वायर थ्रेड इस्तेमाल करते हैं। फीड मैकेनिज्म में ज्यादातर हम स्क्वायर थ्रेड इस्तेमाल करते हैं। एंड जो ट्रापेजॉइडल थ्रेड है जिसका एक एग्जांपल है एक्मी थ्रेड, जो इस्तेमाल होता है लेथ का लीड स्क्रू में, ठीक है। एंड ये जो स्क्वायर थ्रेड है आइदर डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड स्क्वायर थ्रेड का एक मॉडिफिकेशन वर्जन जो है वो है एक्मी थ्रेड, ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है। एंड भी थ्रेड जो है वो फास्टनिंग पर्पस, जो फास्टनिंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी आपका निकल के आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गैस वेल्डिंग के ऊपर एक क्वेश्चन। इन ए गैस वेल्डिंग द एसिटिलीन सिलेंडर इज कोटेड विद। तो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन सिलेंडर जो है, जिस सिलेंडर को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में हमको रखना पड़ता है, क्योंकि एसिटिलीन गैस जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं एसीटोन, ठीक है। एंड ये जो एसीटोन है वो क्या है, उसका जो क्षमता है उसका 25 टाइम्स एसिटिलीन को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर सिलेंडर कोई भी बजाय में अगर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो उसका भाल्व से क्या हो जाएगा, उसका मुख से क्या हो जाएगा, एसीटोन निकल के बाहर आ जाएगा एंड एक्सप्लोशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एसिटिलीन सिलेंडर जो है उसको कलर जो है जिस कलर से हम पेंटिंग करते हैं वो है मेरून कलर। एंड ब्लैक कलर से हम पेंटिंग करते हैं कौन सा सिलेंडर को, ऑक्सीजन सिलेंडर को, ठीक है। एंड ब्लैक बॉडी व्हाइट शोल्डर और ग्रे सिल्वर शोल्डर जो है, सिल्वर शोल्डर जो है उससे हम पेंटिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरून सिलेंडर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ऑन द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द लैपिंग प्रोसेस। तो लैपिंग प्रोसेस के लिए कौन सा प्रिकॉशंस जो है हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए लैपिंग प्रोसेस में 3-4 प्रिकॉशन आपको लेना पड़ता है, ठीक है। उनमें से एक प्रिकॉशन जो है कीप द लैप मॉइस्ट ऑलवेज, ठीक है। तो ये होगा एक प्रिकॉशन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इंक्लूडेड एंगल ऑफ आइसोमेट्रिक थ्रेड। तो देखिए इसका डिस्कशन कुछ पहले में आपको किया था। मैट्रिक थ्रेड, आइसोमेट्रिक थ्रेड और भी थ्रेड, जिसको हम
फास्टनिंग के पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, उसका एंगल वैल्यू होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन एलॉय ऑफ लेड टिन कॉपर एंड एंटीमोनी। तो लेड टिन कॉपर एंड एंटीमोनी से जो मटेरियल बनता है उसको हम बोलते हैं बेबिट मेटल, जो है एक बियरिंग मटेरियल जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू जो है ज्यादा कम होता है, ठीक है। इसी के कारण हम बियरिंग मटेरियल के हिसाब से ये जो बेबिट मेटल इस्तेमाल करते हैं। एंड ये जो बेबिट मेटल है ये लेड एंड टिन बेस एलॉय, ठीक है। ये लेड बेस एलॉय भी है, ये टिन बेस एलॉय भी है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाइट मेटल जो है वो हेवी ड्यूटी बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड फास्फोरस ब्रोंज जो है लाइट ड्यूटी बियरिंग बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है लुब्रिकेंट्स जनरली हैविंग ऑयली प्रॉपर्टी एंड दे अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो देखिए लुब्रिकेंट जो होता है वो फ्लूइड, सॉलिड एंड सेमी फ्लूइड, इसका मतलब है वो लिक्विड फॉर्म में भी रह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मोबिल है, ठीक है, और एक लिक्विड लुब्रिकेंट का एग्जांपल है। सेमी लिक्विड जैसे कि मान लीजिए ग्रीस एक सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का एग्जांपल है। एंड सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जांपल है ग्राफाइट। इसी के कारण जो कास्ट आयरन के अंदर ग्राफाइट पावा जाता हमको मिलते हैं, इसी के कारण कास्ट आयरन को हम काटिंग जब करते हैं उसी के कारण टाइम हमको कोई कूलेंट और लुब्रिकेंट नहीं देने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 22 के और हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है डैश इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द पिच डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर। तो पिच डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है, जो ऑप्शन डी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है डैश इज द टूल यूज्ड टू मेजर द पिच ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड का मान देखिए इधर में एक चीज अब क्लियर कर लीजिए, एक होता है पिच, एक होता है पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर को मापने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अगर आपको पिच डाया को और इफेक्टिव डाया को मेजर करना है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। आप 3 वायर मेथड में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पिच को मेजर करना है, पिच का मतलब क्या है, टू कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए एक स्क्रू थ्रेड है, इसका एक सेम पॉइंट है, एक सेम पॉइंट है, लेकिन ये दोनों सेम पॉइंट जो है ये अगल बगल में है। तो ये दोनों सेम पॉइंट का डिस्टेंस को और दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पिच है इसको मापने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है स्क्रू पिच गेज को, जो ऑप्शन बी में आपको ये जो करेक्ट आंसर आपको दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द शीट मेटल जॉइंट। ये जो शीट मेटल जॉइंट आपको दिखाई दिया है ये है सांक लैप जॉइंट। जैसे कि देखिए लैप जॉइंट बहुत तरह होता है, जैसे कि डिफरेंट लैप जॉइंट का मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। तो देखो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैप जॉइंट का पिक्चर, ठीक है, ये है पहला वाला जो दिख सकते हैं इधर में, ये है प्लेन लैप, ठीक है। उसके बाद ये देखिए शांक लैप, ठीक है। उसके बाद ये है इनसाइड लैप एंड ये जो लैप है ये है आउटसाइड लैप, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप लैप का इमेज, ठीक है, पिक्चर। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा जो है कौन लैप का एग्जाम्पल है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए जो आपको पिक्चर में दिखाया उसी के बेसिस में ये जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, शांक लैप जॉइंट आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्ड इन द डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव। तो देखिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं वर्क, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क, जिसका एसआई यूनिट जो है जूल एंड जिसका सीजीएस यूनिट होता है आर्क। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक साइंस के ऊपर क्वेश्चन है। इधर में बोला है एन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बेसिकली ए डैश ट्रांसफार्मर। तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसका काम है वोल्टेज को कम करना एंड करंट रेटिंग जो है उसको इंक्रीज करना, क्योंकि हमको वेल्डिंग करने के लिए ज्यादा करंट का जरूरत होता है, ठीक है। एंड जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, ठीक है, जो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो 18 से लेकर 40 आपका वोल्टेज रहते हैं। जब ओपन सर्किट वोल्टेज रहते हैं तो 45 से लेकर 95 आपका ओपन सर्किट वोल्टेज रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि वेल्डिंग करने के लिए हमका वोल्टेज को डाउन करना पड़ता है। एंड एक क्वेश्चन इसके साथ और अभी नोट डाउन कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का यूनिट क्या है, ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं।
तो ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं पावर, एंड इसका जो यूनिट होता है किलोवोल्ट एम्पियर, ठीक है, ट्रांसफार्मर रेटिंग। जैसे कि मान लीजिए 63 केवीए ट्रांसफार्मर, इसका मतलब क्या है, एक 63 केवीए ट्रांसफार्मर का केवीए क्या है, इसका यूनिट है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एंड ट्रांसफार्मर जो है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए हेलिकल स्प्रिंग जिसका लोडेड है फोर्सेस 60 न्यूटन है एंड इज कंप्रेस्ड बाय 20 mm, व्हाट इज द लोड रिक्वायर्ड इन न्यूटन टू कंप्रेस 8 mm, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो है 240, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिस सिलिंड्रिकल टैंक का डायमीटर है 1 m, ठीक है, एंड उसका एक सिलिंड्रिकल टैंक है 1 m इनसाइड डायमीटर, जिसका इनसाइड डायमीटर है 1 m एंड 24 जो है m उसका लेंथ है। तो इसका मतलब क्या है, 1 मीटर जो है उसका इनसाइड डायमीटर एंड 24 mm लॉन्ग है वो। तो उसका वेट क्या है अप्रोक्स, इस जो कंटेनर है इस कंटेनर में कितना वेट का वाटर आप स्टोर कर सकते हैं वही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वेट निकालने के लिए आपको इधर में टन में बोला है, ठीक है। तो वेट निकालने के लिए आपको इधर में मास निकालने के बोला है, क्योंकि देखिए इधर में वेट बोला है लेकिन यूनिट क्या है, यूनिट है टन। टन क्या है, मास का यूनिट। तो मास का यूनिट है मास डेंसिटी का, जो मास डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू है मास डेंसिटी। तो आपको मास निकालना पड़ेगा, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से आपका जो मास है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टैंक है सिलिंड्रिकल बेस टैंक है, तो इसको पाई आर स्क्वायर इनटू इसका हाइट, ठीक है, ये होगा आपका लेकिन इधर में आर नहीं, इधर में एक काम कीजिए आप, पाई/4 d स्क्वायर इंटू एच, ये है आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम देखिए पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच को निकालने से आपका जो कैलकुलेशन करने से आपका जो वैल्यू आ जाएगा, पाई/4 का मतलब क्या है 0.785, ठीक है, एंड डायमीटर बोला है 1 एंड हाइट आपको बोला है क्या, हाइट आपको बोला है 24। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने से आपका जो करेक्ट आपको जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ जाएगा 18.84, ठीक है। अभी आपको निकालना पड़ेगा ये जो वाटर है, वाटर का डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वाटर का डेंसिटी क्या है, वाटर का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये है वाटर का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आपको इधर से 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18.84 इंटू 1000 जो है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको आ जाएगा मास। लेकिन देखिए इधर में केजी में आपका आएगा मास, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में बोला है टन से इसका मास को निकालो। तो टन में निकालने के लिए आपको क्या है 1000 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 कट जाएगा, तो इधर में क्या आ जाएगा 18.84। तो इसको राउंड अप करने से आपको 19 आप कर सकते हैं, 19 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है इन ए स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फीट्स वेयर द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट। तो मान लीजिए कोई लिमिट फीट टॉलरेंस में होल साइज को अगर आपको कांस्टेंट रखना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है आपका ये है होल बेसिस सिस्टम का एक एग्जांपल। अगर कोई भी सिस्टम में आपको शेफ्ट को कांस्टेंट रखना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसपे क्या हो जाएगा शेफ्ट बेसिस सिस्टम हो जाएगा। एंड होल बेसिस सिस्टम में लोअर डेविएशन जो है वो 0 होता है एंड शेफ्ट बेसिस सिस्टम में अपर डेविएशन जो है वो 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी एक क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, उधर में देखिए p का पहले जो वैल्यू है उसको हम समेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो 2 + 1 3 + 3 6 + 1 ऊपर में आ जाएगा p का जो वैल्यू है 7 एंड नीचे में p का वैल्यू है क्या 5 + 1 6, ठीक है, p 6 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे काटने में ऊपर में आ जाएगा p, ठीक है।
एंड ऊपर में क्या है 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 2 इधर में आ जाएगा 240 एंड नीचे में आ जाएगा क्या 160। ठीक है, तो 80 से 24 को काटने से ऊपर में आ जाएगा 3 एंड नीचे में आ जाएगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 3p/2। ठीक है, जो ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल एलिमेंट एड्स एंड यूज ड्यूरिंग मैकेनिकल इंस्पेक्शन ऑफ आइटम। तो मैकेनिकल इंस्पेक्शन करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास को भी इस्तेमाल करना है, फाइब्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप जो है, ठीक है, ये सभी है ऑप्टिकल एलिमेंट्स। ठीक है, इस ऑप्टिकल एलिमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द पॉइंट एंगल जनरल पर्पस फॉर ड्रिल बिट। तो ड्रिल बिट में जनरल पर्पस जो पॉइंट एंगल हम इस्तेमाल करते हैं वो 180 डिग्री। अगर आप प्लास्टिक बैकेलाइट को मशीनिंग कर रहे हैं तो तब आपका पॉइंट एंगल का वैल्यू बन जाएगा 90 डिग्री एंड स्टेनलेस स्टील आपका मटेरियल है तो तब आपका पॉइंट एंगल बन जाएगा 135 डिग्री। एंड ये जो 118 डिग्री जो पॉइंट एंगल का वैल्यू हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली माइल्ड स्टील के लिए है। एंड इसी के कारण हम जब ड्रिल को ग्राइंडिंग करते हैं तो हम ग्राइंडिंग के साथ ड्रिल को 59 डिग्री एंगल में होल्ड करते हैं। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि ये जो ड्रिल ग्राइंडिंग गेज जो है उसका एंगल वैल्यू क्या है, तो उसका एंगल वैल्यू होता है 121 डिग्री। उसके बाद बोला है आइडेंटिफाई द सिंबल। ये देखिए हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का एक क्वेश्चन है। बोला है ये जो सिंबल अभी आपको दिखाई दे रहा है सिंबल का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ये सिंबल है फिल्टर का सिंबल। ठीक है, ये सिंबल अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है एक फिल्टर का सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन ए रिवेट जॉइंट एंड ऑपरेशन ऑफ प्रेसिंग द होल सरफेस ऑफ द एज ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो रिवेटिंग ऑपरेशन में कोई भी एज सरफेस है उसको प्रेसिंग करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्या है, उसको हम फुलरिंग बोलते हैं। यानी जो फुलरिंग प्रोसेस है क्या, ये तो पहले एक बार देख लो, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा ये प्रोसेस एक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप अभी देख सकते हैं ये जो फुलरिंग टूल है, ठीक है, एक देखिए फुलरिंग टूल, ठीक है, इट इज यूज टू प्रेसिंग द सरफेस ऑफ द एज ऑफ द प्लेट। ठीक है, फुलरिंग्स हेल्प द मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट्स। तो इधर में देखिए आप क्या कर सकते हैं, इधर में फुलरिंग कर रहा है, ठीक है, ये तो फुलरिंग टूल है। ठीक है, तो ये अगर पिक्चर के दौर में आएगा तो ये अगर फुलरिंग टूल आ जाएगा। और उधर में देखिए काल्किंग एक प्रोसेस है जो लीक प्रूफ करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, इधर में काल्किंग टूल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो काल्किंग फ्लूइड टाइट और लीक प्रूफ करने के लिए भी हम काल्किंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप तब भी इसका आंसर खुद ही कर सकोगे। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी जो है फुलरिंग। ठीक है, ऑप्शन बी जो है फुलरिंग आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू पाइप्स हैविंग एक्सटर्नल थ्रेड, जिसको कनेक्ट करने के लिए एक और आपका इंस्ट्रूमेंट आपको पाइप फिटिंग्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड वो जो पाइप फिटिंग है उस पाइप फिटिंग का नेम क्या है, तो उस पाइप फिटिंग का नेम है कापलिंग। ठीक है, उस पाइप फिटिंग का नेम है कापलिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कापलिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग फ्लूइड ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को ड्रिलिंग करने के लिए जो रिकमेंडेड कटिंग फ्लूइड है वो है केरोसिन। ठीक है, कॉपर के लिए भी केरोसिन इस्तेमाल होता है। एंड मैंने पहले आपको बताया ड्राई एयर हम इस्तेमाल करते हैं कास्ट आयरन के टाइम। ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टेंसाइल लोड है 10,000 kg अप्लाई हो रहा है एक रेक्टेंगुलर रॉड के ऊपर, जिसका डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ 2 मीटर है। कैलकुलेट करना है इसका इलोंगेशन क्या है। एंड इधर में योंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू आपको इधर में बोल दिया है। ठीक है, योंग्स मॉड्यूलस होता है क्या है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो हुक्स लॉ ने बोला है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये जो प्रोपोर्शनल साइन, प्रोपोर्शनल को उठाने के लिए जो एक कांस्टेंट आता है उसी को हम बोलते हैं योंग्स मॉड्यूलस, जिसका यूनिट और प्रेशर का यूनिट सेम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड इधर में देखिए आपका जो फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए, जो इलोंगेशन डेल एल डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल, इधर में डेल्टा एल आ जाएगा, डेल्टा एल इलोंगेशन इज इक्वल टू पी एल। पी का मतलब क्या है, जो फोर्स अब लगा रहा है वो फोर्स, एंड एल क्या है, उसका जो ओरिजिनल लेंथ डिफॉर्मेशन से पहले उसका जो लेंथ था वो होगा लेंथ एल, पी एल बाई ए है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ई इसका योंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो इधर में देखिए P का वैल्यू पुट करना है 10,000 kg, तो इधर में 10,000 kg हम पुट कर लेते हैं। ठीक है,
10,000 kg हम पुट कर लेते हैं। उसी के बाद एल का वैल्यू क्या बोला है, एल का वैल्यू बोला है 2 मीटर, ठीक है। लेकिन देखिए इधर में यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू केजी पर सेंटीमीटर में आया है, तो इसमें लेंथ जो है, लेंथ मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर इधर में हम लिख लेते हैं। उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, ए एक रेक्टेंगल है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा 5 into 1, इधर में 5 भी आ जाएगा, ठीक है। इधर में ई का वैल्यू क्या है 2 into 10 to the power 6, इधर में 2 into 10 to the power 6, तो ऊपर में 1 2 3 4 5 6, ऊपर में 6 जीरो है और नीचे 10 to the power 6 है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी आपको करना है 2 से आपको 100, 200 को काटने से इधर में आपको आ जाएगा 100 एंड 5 से 100 को काटने से आपको उधर पे आ जाएगा 20, ठीक है। ऊपर में आ जाएगा आपको 20। तो इधर में देखिए, सॉरी इधर में कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। इधर में तो मैंने पहले ही काट दिया था, इधर में ऐसे करके नहीं होगा, इधर में मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। इधर में देख लो, इधर में नीचे क्या आया था, नीचे आया था 5 into 10 to the power 5 into 2 into 10 to the power 6, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर में, एंड इधर में मैं 200 को ऐसे लिख सकते हैं 2 into 100, तो इधर में 2 और 0, तो 10 ये जो है टोटल कट चुका है, ठीक है। ये टोटल जो है कट चुका है, एंड इधर से 2 2 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1/5, ठीक है। 1/5 ये जो है सेंटीमीटर में। लेकिन आपको किधर क्या बोला है, इलोंगेशन निकालना पड़ेगा आपको एमएम में, ठीक है। तो सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/5 into 10, तो 5 से 10 को काटने से आपको आ जाएगा 2, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर में बोला है इलोंगेशन जो है एमएम में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 आपको करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सर्कुलर साइन बोर्ड विथ व्हाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड इज, तो ये जो है एक मैंडेटरी सिंबल लिखने का एक तरीका है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंडेटरी साइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नॉट व्हेयर द फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट और रिमूवल इज नीडेड एंड कैन लूजन और टाइटन रैपिडली, तो इसी काम के लिए हम इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको विंग नट, जिसको हम फ्लाई नट भी बोलते हैं, जो हैक्सो ब्लेड में इस्तेमाल होता है, हैंड वाइज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डायरेक्शन ऑफ लोड एक्टिंग ऑन ए जर्नल बियरिंग, तो जर्नल बियरिंग में जो लोड एक्टिंग होता है वो परपेंडिकुलर होता है, एंड आपका अगर बोला है तो इसका आंसर पहले नोट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एंड आपको अगर बोला है कोई बियरिंग है उसका लोड जो है उसका एक्सिस का पैरेलल काम करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका थ्रस्ट बियरिंग। थ्रस्ट बियरिंग जो है और आपका बियरिंग जो एक्सिस है उसको पैरेलली काम करते हैं, एंड जर्नल बियरिंग जो है वो लोड के साथ परपेंडिकुलर काम करते हैं, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इट इज द फ्लूइडिटी ऑफ ऑयल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन विथस्टैंड द हाई प्रेशर और लोड विदाउट स्क्वीजिंग आउट, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, एंड विस्कोसिटी क्या है, जो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करते हैं, उसका एक लेयर उसके ऊपर का लेयर को फ्लो करने के रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 42 में बोला है एग्जांपल ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक, तो इनमें से कौन सा जो है थर्मोसेट प्लास्टिक का एक एग्जांपल है, तो पॉलीइपोक्साइड्स, ठीक है, जो है वो एक थर्मोसेट प्लास्टिक है। पॉलीइपोक्साइड्स जो है एक थर्मोसेट प्लास्टिक है, लेकिन बाद जो इसको छोड़ के जो डिफरेंट है विनाइल पॉलीमर, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है, पॉलीस्प्रोन, ये जो है ये सभी है आपका थर्मोसेट प्लास्टिक का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में बोला है व्हाट इज द नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द स्क्रू हुज प्रॉपर्टी क्लास इज मेंशन्ड 7.9, ठीक है। तो बोला है एक स्क्रू जो है जिसका प्रॉपर्टी क्लास मेंशन है 7.9, इसका टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू आपका आ जाएगा 700 मेगापास्कल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाइल यूजिंग ए फाइल on a metal piece the chips filing will clog between the file is known as, तो फाइल के टीथ के अंदर जो चिप्स है वो फंस जाने के लिए जो प्रॉब्लम होता है, जो दिक्कत होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं
पिनिंग ऑफ फाइल, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंड पिनिंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो चौक उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। एंड अगर पिनिंग हो गया है तो उसको उठाने के लिए हम फाइल कट को इस्तेमाल करते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यूनिट ऑफ कॉन्डक्टेंस। तो कॉन्डक्टेंस जो है, कॉन्डक्टेंस का यूनिट जो है वो है सीमेंस, ठीक है। उसका आंसर यूनिट होगा सीमेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, ए ब्लॉक ऑफ वुड जिसका वेट है 12 kg एंड इंक्लाइंड प्लेन है 60 डिग्री, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ the force kgf which will just moves the block in the coefficient of friction between the surface is 0.2। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया है आपको, आपका ब्लॉक का वेट दिया हुआ है एंड एंगल दिया हुआ है, तो इसका फोर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे आपको निकालना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द फॉर्मूला फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू, तो म्यू को निकालने का फॉर्मूला जो है ऑप्शन डी एफ बटे डब्ल्यू, जिधर में एफ है फोर्स एंड डब्ल्यू है उस ब्लॉक का जो वेट। तो इधर में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। ये होगा आपका करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए इधर मैं फॉर्मूला को पहले लिख लेता हूं मैं, F इजिकल टू म्यू इंटू डब्ल्यू। तो इधर में म्यू का वैल्यू क्या बोला है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू बोला है 0.2 एंड डब्ल्यू का वैल्यू बोला है 12 kg। तो 12 इधर में मल्टीप्लाई करो तो इसका में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2.40 आ जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन लिया है ऑप्शन डी 1.2 लिया है, ये है गलत आंसर, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर होगा 2.40। एंड देखिए ये जो मैं सपोर्टिंग आपको मैं डॉक्यूमेंट्स में इधर में दिखाया आपको, ठीक है, ठीक है। इधर में देख सकते हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले दिखाया, ठीक है। ये इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड निमिका असाइनमेंट में आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसको आप अपलोड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, आपको जिसका इसका इमेज चाहिए इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपलोड कर सकते हो, ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, जिसका मास है 1000 ग्राम है, मूविंग वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जूल में क्या होगा इसका काइनेटिक एनर्जी। तो पहले जो है इधर में ग्राम है, इधर में मीटर पर सेकेंड है, तो ग्राम में को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम आ जाएगा एंड वी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 10। तो 10 का मतलब क्या है, 10 स्क्वायर का मतलब क्या है 100। तो 2 से आपको इधर में 100 को काटने से आ जाएगा 50। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 जूल, ठीक है। तो 50 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम 2,108% पर एनम 3328। तो इसका पीरियड इन द ईयर क्या है, इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है पहले मैं आपको बताया, इसको फॉर्मूला को आप अप्लाई करो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू दी पावर n। n का वैल्यू क्या है, n का मतलब क्या है, n का वैल्यू मतलब है नाम ईयर, ठीक है। इससे आपको माइनस करने पड़ेगा p को। तो आपका जो इजिकल टू में आ जाएगा नेक्स्ट साइड में, राइट हैंड साइड में जो आ जाएगा ये है आपका इंटरेस्ट, ठीक है, जो है आपका 3328। तो इसको कैलकुलेशन करने से आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 ईयर्स आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन 2 ईयर्स जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो साइन 00 साइन 30 का वैल्यू है हाफ, ठीक है। एंड इधर में बोला है कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू इधर में आपको पुट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर 60 का जो वैल्यू है वो भी हाफ है। तो इधर में स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है 1/2 तर स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, इधर में ऊपर में आ जाएगा 1/2, नीचे में आ जाएगा 1/4। तो इसको उल्टा में आ जाएगा इधर में ऐसे करके। तो 2 से 4 को काटने से इधर में आ जाएगा 2। तो 2 आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ए बी सी डी कहां पर भी 2 नहीं है। तो ऑल ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है। तो ये आपको इसमें भी आप चैलेंज मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सभी ऑप्शन है गलत आंसर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर भी गलत है, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफाई द ग्रेविटी ऑफ द डीजल ऑयल।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द डीजल ऑयल, तो डीजल ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू क्या है? तो डीजल ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू 0.82 अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट, उसका जो नियरेस्ट वैल्यू है 0.83 लिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें चैलेंज नहीं करना है, इसका करेक्ट ही आंसर है। उसके बाद बोला है ने आइडेंटिफाई द सोल्डर जॉइंट यूज्ड इन द शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्किंग में जो सोल्डर जॉइंट किया हुआ है, इसका नेम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी एबर्टिंग लैप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर में देखिए, आप निमिका बुक्स में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एबर्टिंग लैप का एक पिक्चर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एबर्टिंग लैप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उस क्वेश्चन में बोला है मोटरसाइकिल सोल्ड फॉर 17,000 एट ए लॉस ऑफ 20%, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? तो 17,000 जो है इसमें बेचने से आपका 20% लॉस हुआ है, ठीक है। तो 17,000 जो है इसका 20%, इस प्रॉब्लम को ऐसे करना है कि मान लो ये जो मोटरसाइकिल है, ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं x, तो x से आपको 20% लॉस हुआ है, तो x के ऊपर 20% लॉस इक्वल्स टू क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है 17,000, ठीक है। तो इधर में कैलकुलेशन करने से आपको आ जाएगा 80x बाई 100 इज इक्वल टू 17,000, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 17,000 इंटू इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना है, एंड नीचे में आ जाएगा 80, ठीक है। तो 80 से आपको इधर में 0 काट लीजिए, ठीक है। एंड 8 से आपको अगर 1700 को काटने से आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो है 212.5, ठीक है। इधर में आ जाएगा आपका 212.5। इससे आपको 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इधर में 100 है, तो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने से 21250, ठीक है। जो ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टाइप ऑफ फायर एसोसिएटेड विद द सॉलिड मटेरियल अदर देन मेटल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को छोड़ के सॉलिड मटेरियल में अगर कोई फायर लगता है, तो कौन सा फायर का क्लास में ये आता है, ठीक है। तो इधर में जो ऑप्शन लिया हुआ है क्लास सी टाइप फायर। तो फ्रेंड्स एक बार देख लो, अगर क्लास डी फायर का बात बोल रहा है कि इन जो मेटल फायर है क्लास डी फायर में आता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल फायर भी क्लास डी का कैटेगरी में आता है, देख सकते हैं आप, फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्लास डी फायर में। क्लास बी सी फायर में आता है क्या? गैस एंड लिक्विफाइड गैस, ठीक है। क्लास बी फायर में आता है फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विडेबल सॉलिड, ठीक है। तो देखिए इधर में एंड वुड पेपर क्लॉथ जो है सॉलिड मटेरियल जो है इस ये आता है क्लास ए फायर में। तो अभी जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में पूछा है, आपको बोला है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को छोड़ के एंड सॉलिड मटेरियल को छोड़ के जो फायर आता है कौन सा फायर में आता है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्लास ए फायर है वुड पेपर क्लॉथ जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिए थ्री टाइप्स इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है, तो बोला है एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल क्या है? बोला है एक कोन रेस्टिंग ऑन इट्स साइड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक कोन रेस्टिंग ऑन इट्स साइड, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है as the diameter of the wire is decreased the gauge number of the standard wire gauge। तो देखिए अगर कोई भी शीट है उसका थिकनेस अगर घट जाएगा तो गेज नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। तो गेज के नंबर के साथ उसका थिकनेस का रिवर्स रिलेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इधर में बोला है डायमीटर ऑफ द वायर डिक्रीज हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बोला है कैप स्क्रू आर मैन्युफैक्चर्ड टू टॉलरेंस द मशीन बोल्ट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर लिया है क्लोजर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर लिया हुआ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन ए ही निकल के आएगा, ठीक है। कैप स्क्रू जो है क्लोजर टॉलरेंस मेंटेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बोला है कोटिंग फैक्टर ऑफ हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड। तो हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1.6 से लेके 2.2 आपका इसका कोटिंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा।
एंड आप इधर से चेकआउट कर लो एक बार, ठीक है। 1.6 से लेके 2.2 जो है हेवी कोटेड होता है एंड 2.2 का अबव जो है वो सुपर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो ये है कोटिंग फैक्टर का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 58, ए पैरेलल की विथ राउंड एंड इज कॉल्ड। तो पैरेलल की जिसका एंड जो है राउंड है उसको हम बोलते हैं फेदर की, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेदर की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर हीटिंग ऑफ द ड्रिल में ड्यू टू। तो ओवर हीटिंग होता है ड्रिल क्यों किस काम के लिए, ऑप्शन ए में बोला है टू हाई कटिंग स्पीड, ए भी हो सकता है। ड्रिल इज नॉट शार्पन, ए भी हो सकता है। पॉइंट एंगल इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डैश इज द मेजर ऑफ द मेटल्स एबिलिटी टू विथस्टैंड द स्क्रैचिंग वायर एब्रेशन पेनिट्रेशन। तो हार्डनेस जो है इसका जो क्षमता है वो मटेरियल को स्क्रैचिंग पेनिट्रेशन एब्रेशन का अगेंस्ट में उसका जो वायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है उसका इसको प्रिवेंट करने की जो क्षमता है उसको हम बोलते हैं हार्डनेस। एंड स्क्रैचिंग टेस्ट में स्क्रैचिंग टेस्ट के इस माध्यम से हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं हम शॉर्ट स्केलेरोस्कोप में। एंड पेनिट्रेशन टेस्ट के माध्यम से रॉकवेल, विनेल, बीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में हम हार्डनेस टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए ड्राइव सिस्टम यूज टू मोशन ट्रांसमिशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो विदाउट क्रीप एंड स्लीपेज। तो क्रीप एंड स्लीपेज नहीं होता है कौन सा सिस्टम में, चेन सिस्टम, जिसका हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव का मतलब क्या है, इसमें कोई भी पावर लॉसेस जो है नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में बोला है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड इन द लेथ आर। तो लेथ में ज्यादातर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल होता है, लेकिन लेथ का जो टेल स्टॉक बैरल है, टेल स्टॉक बैरल का मानदंड हम मोस्ट टेपर प्रोवाइड होते हैं हम जानते हैं, तो उसी के टेपर शैंक कोई ड्रिल बीट और रीमार हम इस्तेमाल करते हैं तो हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करके हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है काटिंग फ्लूइड अदर देन फंक्शन सच एज। तो काटिंग फ्लूइड का जो फंक्शन होता है एक तो है प्रिवेंट करता है चिप फॉर्मिंग, गेटिंग ऑयल टू द टूल कटिंग एज, उसके बाद टू फ्लैश अवे द चिप्स, उसके बाद लुब्रिकेटिंग एक्शन। तो सभी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन ऑपरेशन ऑफ एनलार्जिंग ए होल इन ए गिवन डेप्थ टू हाउस हेड सॉकेट हेड एंड कैप स्क्रू, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, काउंटर बोरिंग। कोई भी एग्जिस्टिंग होल है उसका डायमीटर इंक्रीज करना, कोई बोल्ट है उसको हेड को रेस्ट करने के लिए उसको हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग। एंड अगर ये जो एनलार्जमेंट है कौन शेप में होगा तो उसी को हम बोलते हैं काउंटर शिंकिंग। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच जापानीज मेथोडोलॉजी कैन बी अडेप्टेड फॉर बेटर शॉप फ्लोर मेंटेनेंस। तो शॉप फ्लोर मेंटेनेंस के लिए 5S कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं। एंड 5S कॉन्सेप्ट जो है जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है टोयोटा इंट्रोड्यूस किया है, जिसका जो 5A से ईच वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है ए से, ठीक है, सेरी, सैतन, सेइकेत्सु, सुत्सुके, ठीक है। तो ये जो 5A से इसी को मिला के 5S कॉन्सेप्ट आया है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है x - 1 by x इज इक्वल टू 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 by x टू द पावर 4, ठीक है। तो इधर में देखिए x - 1 by x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो x² - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x² - 6x - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरा तरीके से करना पड़ेगा, वो क्या है, देखिए इधर में x - 1 by x इज इक्वल टू आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर में आप एक काम कीजिए स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए, इधर में भी स्क्वायर कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 by x² माइनस 2x इंटू 1 by x इक्वल्स टू है आपका इधर में आ जाएगा 36। तो x² प्लस 1 by x² इक्वल्स टू इधर में x कट जाएगा तो -2 इधर में जाके आ जाएगा 38। फिर से आपको क्या करना है, x² ये जो है इसका स्क्वायर करना है, तो 38 का भी स्क्वायर आपको इधर में करना है। तो क्या आ जाएगा इधर में x टू द पावर 4 प्लस 1 by x टू द पावर 4 इधर में आ जाएगा आपको प्लस 2 इंटू x टू द पावर 4 इंटू 1 by x टू द पावर 4। तो ये काट जाएगा, तो इधर में क्या आ जाएगा 38 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करने से आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन सी जो है 1442, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड सेल्फ रिलीजिंग टेपर। इनमें से सेल्फ रिलीजिंग टेपर जो है वो है 7/24, ठीक है, एक सेल्फ रिलीजिंग टेपर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बोला है द रेट ऑफ द फीट ऑफ डिपेंड ऑन, रेट ऑफ फीट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मटेरियल टू बी काट, जिस मटेरियल को हम काटते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ ड्रिल मटेरियल उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, एंड फिनिश रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन डी जो है, चारों ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मेटल स्ट्रिप डिजाइन डिजिग्नेटेड एज ISST 1200 mm into 3.5 mm एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। तो 1200 mm रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ठीक है। इधर में चारों ऑप्शन है, एक है लेंथ, ऑप्शन बी जो है थिकनेस, ऑप्शन सी में है विड्थ, एंड ऑप्शन डी में है डायमीटर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है, तो फ्रेंड्स इधर में आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ये जो ISST के हिसाब में ये जो पहला वाला जो है ये है विड्थ एंड 3.5 जो है इसका थिकनेस होगा, ठीक है। तो इधर में विड्थ आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द पैटर्न फॉर द शीट मेटल ऑब्जेक्ट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द पैटर्न फॉर ए शीट मेटल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा लेआउट वर्क, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट 13600 4 ईयर, जिसका वैल्यू हो गया है 17200 इन 8 ईयर, ठीक है। तो 4 ईयर में ए वैल्यू एंड 8 ईयर में ए वैल्यू है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका आपको निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखो इधर में 13,600 जो है ये आपका 4 ईयर्स में जो अमाउंट हुआ है, ठीक है। लेकिन 8 ईयर में अमाउंट ए हुआ है, तो इनमें प्रिंसिपल कांस्टेंट है, तो 4 ईयर में क्या इंटरेस्ट आया है वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। 17,200 माइनस 13600, तो इसको माइनस करने से इधर में आ जाएगा 1006, इधर में आ जाएगा 3600, ठीक है। तो 3600 जो है ये आपका 4 ईयर्स इंटरेस्ट है, ठीक है, 4 ईयर इंटरेस्ट है। तो इधर में अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 13600 है 4 ईयर में, तो इधर में प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। 13,600 से अगर 3,600 माइनस करने से इधर में 10,000 आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम जानते हैं I इक्वल्स टू है PTI/100, ठीक है। तो इधर में से I निकालना है तो 100 से आपको इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे में प्रिंसिपल इंटू टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इधर में 100 आ जाएगा। आई क्या है आपका, आई है आपका 4 ईयर में 3600 एंड प्रिंसिपल आपका 10,000, ठीक है। 10,000 आपका प्रिंसिपल है एंड टाइम कितना है 4, ठीक है। तो इधर में आप कैलकुलेशन कीजिए, 100 से 00 काट दीजिए, इधर में 00 भी काट दीजिए, तो 4 से 36 को काटने से इधर में आ जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑप्शन डी में आपका है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ की, तो ए है एक जीवेट की का एग्जांपल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जीवेट की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डैश आर द यूज्ड फॉर मेकिंग द एक्सटर्नल थ्रेडिंग ऑन द सिलिंड्रिकल सरफेस, तो सिलिंड्रिकल सरफेस के बाहर में थ्रेड बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है लेद मशीन में आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड डाई को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बोथ ए एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डैश आर यूज्ड व्हेन द ड्रिल टेपर शैंक इज बिगर देन द मशीन स्पिंडल, तो मशीन स्पिंडल से अगर ज्यादा है तो आपको स्लीवी, देखिए इधर में जो चारों ऑप्शन है इसी के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सॉकेट एंड ड्रिल्स जो स्पिंडल है उसके स्मॉल है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्लीवी को, ठीक है। लेकिन इधर में बोला है डैश आर यूज्ड व्हेन द ड्रिल टेपर शैंक इज बिगर देन द मशीन स्पिंडल, तो मशीन स्पिंडल से अगर बिगर है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सॉकेट को, ठीक है। लेकिन इधर में सिर्फ सॉकेट कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बी में है आपका टेपर स्लीवी एंड सॉकेट ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर आपको मानना है तो अप्रोप्रिएट आंसर आपको है, तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका सॉकेट होगा, लेकिन स्लीवी के साथ सॉकेट है तो ऑप्शन बी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चैलेंज करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सॉकेट ऑप्शन बी में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है
75 the sign bar are used when the high degree of accuracy to less than 1 minute need for, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेजरिंग एंगल्स, मेकिंग आउट, ठीक है, मार्किंग आउट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिलेक्शन द शोल्डर फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन। तो शोल्डर फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एक नंबर वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द शोल्डर, सोल्डरिंग प्रोसेस, मटेरियल टू बी ज्वाइन, ठीक है। तो सभी के ऊपर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डैश इज द डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्टिंग। तो डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्टिंग का एक एग्जांपल है स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है, एक डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्टिंग का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है द टेंशन ऑफ द बेल्ट व्हेन द टू पुली इज फिक्स्ड रिलेटिव टू ईच अदर एडजस्टेड बाय। तो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ओपन बेल्ट ड्राइव है तो आप आइडियलर पुली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आपको बेल्ट टेंशन को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में कोई भी आइडियलर पुली इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 113 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। 113 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी जो है 3118 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर डबल स्टार्ट थ्रेड द लीड इज इक्वल टू। तो डबल देखिए लीड इज इक्वल टू पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, ठीक है। तो डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पिच हो जाएगा। तो ट्वाइस आपका आंसर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यही था 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए, ठीक है। एंड ऐसे अगर आपको अपडेट वाला वीडियो चाहिए तो SSTSC के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।